नमस्कार मेरे प्रिय मित्रों, यूपी टेट पेपर 2 एसएसटी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट सिलेबस के अकॉर्डिंग हिस्ट्री के टॉपिक आप लोगों को करा रहा हूं, जो पेपर के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण उपयोगी साबित होंगे। एक भी क्वेश्चन इन टॉपिक से बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि सिलेबस में जितना कंटेंट बताया गया है उसी के अकॉर्डिंग टू द पॉइंट सारी चीज़ मैं आपको कवर करा दूंगा। इस वीडियो में 2 से 3 टॉपिक एक साथ खत्म किए जाएंगे। पहला टॉपिक आपका रहेगा गुप्तकाल, जहां से पेपर में भर भर के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसके बाद पुष्यभूति वंश, जिसमें हर्षवर्धन के बारे में पढ़ेंगे, उनकी राजधानी, उनका दरबारी कवि, उनके लेखन काम, जहां से पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। उसके बाद दक्षिण भारत के प्रसिद्ध मंदिरों का भी अवलोकन एक नज़र में करने वाले हैं, ताकि पेपर में कैसा भी क्वेश्चन बन जाए आप उस क्वेश्चन को तुरंत सेकेंडों में कर लो। ऐसा प्रयास मैं आप लोगों के लिए करूंगा, और एक भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। जितना पढ़ाता हूँ उतना आपको फंसाता भी हूँ, है ना। उससे बाहर कुछ भी आपको अलग से पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं जो कंटेंट आपको बताऊंगा वो सारा कंटेंट SCERT किताब से लिया गया है। NSCERT से यहाँ से नहीं पूछा जाता है। उत्तर प्रदेश का जो जूनियर लेवल का जो टेट एग्ज़ाम रहेगा, इसमें 6 से लेकर के 8 तक की जो किताबें हैं वहाँ से पेपर आपका बनाया जाता है। इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और आपका कृषि विज्ञान, गृहशिल्प या जिसको बोल सकते हैं होम साइंस, खेल और स्वास्थ्य, म्यूजिक अर्थात संगीत से क्वेश्चन आपका पूरा का पूरा सेट होता है। तो आप लोग इन सभी का नोट्स भी ले सकते हो। वीडियो शुरू करने से पहले नोट्स के बारे में थोड़ा सा आपको अवगत करा दूं। जो मैं आपको वीडियो में बताऊंगा, जो आप लोग ये कंटेंट सामने देख पा रहे होगे, इन्हीं नोट्स को आप लोग ले सकते हो। 60 नंबर की पूरी तैयारी कर सकते हो। इसके अलावा आपको कुछ भी अलग से नहीं करना पड़ेगा। इन नोट्स की सहायता से आप लोग मात्र 4 से 5 दिनों के भीतर सोशल साइंस को पूरा का पूरा लपेट सकते हो, पूरा का पूरा खत्म कर सकते हो। तो लेने कैसे हैं, दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज या कॉल करके आप लोग इन नोट्स को प्राप्त कर सकते हो, है ना। नोट्स का प्राइस 299 रुपये है। ये प्राइस आपका बढ़ भी सकता है, अभी थोड़ा कम है, इसलिए आप लोग ले सकते हो। गुप्त काल की कुषाणों के पश्चात गुप्त वंश का उदय हुआ। यह भारत में 320 ईस्वी में स्थापित हुआ। 200 से अधिक वर्षों तक शासन किया। तो कुषाणों के बाद गुप्त वंश का उदय हुआ। भारत में यह कब स्थापित हुआ था? 320 ईस्वी में स्थापित हुआ। 200 से अधिक वर्षों तक गुप्त वंश ने शासन किया। उसके बाद आगे पॉइंट यहाँ पर लिखा है, गुप्त वंश के शासकों ने वैवाहिक संबंध स्थापित किए, अच्छे व्यवहार स्थापित किए, राजाओं से संधियाँ भी की, शासकों को हराकर साम्राज्य का विस्तार भी किया। गुप्त काल को स्वर्ण युग कहते हैं। अब यूपी टेट का आप लोग पेपर उठा करके देख लेना, 3 से 4 बार क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है, किस काल को स्वर्ण युग कहते हैं? तो गुप्त काल को स्वर्ण युग कहते हैं, है ना। और क्वेश्चन 2 से 3 प्रकार से अलग अलग पूछा गया है। पहला प्रकार इस प्रकार से पूछा गया है, किस काल को भारत में स्वर्ण युग कहते हैं? तो गुप्त काल को स्वर्ण युग कहते हैं। क्वेश्चन दूसरे टाइप से आपसे पूछा गया, स्वर्ण युग किसको कहते हैं? तो गुप्त काल को स्वर्ण युग कहते हैं। या ऐसे भी पूछा गया, गुप्त काल को किस नाम से जानते हैं? तो स्वर्ण युग के नाम से भी जानते हैं। पेपर आप लोग उठा लेना, और मैं पेपर आपको सोल्व करा भी चुका हूं। इस आधार पे आपको बता सकता हूं कहां से क्या क्वेश्चन पूछा गया है, क्योंकि अगर अनुभव ना हो तो आप कुछ भी नहीं किसी को बता सकते हो कहां से क्वेश्चन आया या नहीं आया। तो आप लोग उठा के देख लेना, ठीक। उसके बाद इस समय आंतरिक कानून व्यवस्था तथा कला एवं साहित्य का भी विकास हुआ। गुप्त काल को इसलिए स्वर्ण युग कहते हैं क्योंकि आंतरिक कानून, बाहरी कानून व्यवस्था, कला व सांस्कृतिक साहित्य का भी विकास इसी युग में देखने को मिला। इसकी शासन व्यवस्था मौर्य काल के 3 स्तरीय शासन व्यवस्था से मिलती जुलती है, पर नाम अलग अलग हैं यहाँ पर, ठीक। एक मूलभूत अंतर यह भी था कि गुप्त काल में राजाओं द्वारा वेतन के स्थान पर भूमि दान दिया जाता था। जो गुप्त काल के जो राजा थे ना, ये वेतन नहीं दिया करते थे, वेतन की जगह ये भूमि को दान में दे दिया करते थे। जैसे मान लो कोई इनके दरबार में काम करता है, उसको वेतन तो दिया नहीं जाएगा, वेतन की जगह उसको कोई ज़मीन का टुकड़ा दान में दे दिया जाएगा। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट कर दिया है, ठीक। उसके बाद आगे का पॉइंट कहता है, इस काल में साहित्य, कला, धर्म एवं संस्कृति का उल्लेखनीय विकास हुआ, इसलिए इसको स्वर्ण युग बोलते हैं। गुप्त काल में लोग जो थे उद्योग धंधे, व्यापार वाणिज्य के क्षेत्र में
अधिक प्रगति कर रहे थे। गुप्त काल में देश धन धान्य हो गया था, है ना। गुप्त काल में कोई गरीबी वरीबी नहीं थी, लोग व्यापार करते थे, धंधे करते थे, वाणिज्यिक क्षेत्र में प्रगति भी हो रही थी, इसलिए धन धान्य से गुप्त काल का क्षेत्र, गुप्त काल का काल धन धान्य से परिपूर्ण था, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं थी। उसके बाद आगे का पॉइंट कहता है श्रीगुप्त इस वंश का पहला राजा था। उसके बाद घटोत्कच राजा बना। चंद्रगुप्त इस वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा था। चंद्रगुप्त को महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। इसने विक्रम संवत भी चलाया। अब सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जहाँ से पेपर में क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है कि महाराजा धीराज की उपाधि किसने धारण की, ये क्वेश्चन आ चुका है। चंद्रगुप्त। अब दूसरा क्वेश्चन ये भी आ चुका है, विक्रम संवत किसने चलाया, चंद्रगुप्त ने चलाया। चंद्रगुप्त मौर्य अलग है और चंद्रगुप्त ये गुप्त वंश का है, वो मौर्य वंश का है, ठीक। अंतर दोनों में इतना ख्याल कर लेना। समुद्रगुप्त, उनका दरबारी कवि हरिसेठ हुआ करता था, जिसने इलाहाबाद स्थित अशोक के स्तंभ पर समुद्रगुप्त का अभिलेख खुदवाया। ये समुद्रगुप्त की प्रशंसा में खुदवाया था। इसे प्रयाग प्रस्तुति बोलते हैं, है ना। क्या बोलते हैं, प्रयाग प्रस्तुति के नाम से इसको जाना जाता है। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहते हैं। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बन सकता है या बन भी चुका है, अदर एग्जाम में तो बहुत बार पूछा गया है। विजय प्राप्त करने के बाद अश्वमेध यज्ञ भी किया। समुद्रगुप्त ने सोने के सिक्के में घोड़े अंकित करवाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि ऐसा कौन सा शासक हुआ जिसने सिक्कों में घोड़े अंकित करवाए, तब आपका जवाब हो जाएगा समुद्रगुप्त। हमने आपको समुद्रगुप्त के बारे में क्या बताया, हमने आपको बताया उसका दरबारी कवि हरिसेठ था। हरिसेठ ने समुद्रगुप्त की प्रशंसा में इलाहाबाद में एक अभिलेख खुदवा दिया, जिसे प्रयाग प्रस्तुति बोलते हैं। अब प्रयाग प्रस्तुति किस भाषा में था, ये भी तो पता होना चाहिए। ये था आपके संस्कृत में, किसमें, संस्कृत में था, ठीक है ना। और भारत का नेपोलियन बोलते हैं अश्वमेध यज्ञ करवाया, सिक्कों को घोड़ों में दर्शाया, मतलब कि सिक्के में इसने घोड़े को अंकित करवाया। उसके बाद समुद्रगुप्त जो था ना, समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी था, संगीत में डूब गया था, इतना संगीत से प्रेम करता था। सिक्कों पर वीणा बजाते दर्शाया गया है कि क्योंकि इतिहासकार किसी चीज़ का अनुमान लगाते हैं तो वो साक्ष्यों को देखते हैं, है ना, सबूतों को देखते हैं, प्रमाणों को देखते हैं। तो इतिहासकारों को मिल गया सिक्के जिसमें समुद्रगुप्त वीणा को बजाते दर्शाया गया। तो वीणा को वही बजाएगा जो वीणा से प्रेमी होगा, जो संगीत का प्रेमी होगा वही तो बजा पाएगा। संगीत कौन गाएगा, जो संगीत का प्रेमी हो, ठीक, समझ गए आप लोग। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पेपर में पूछे जा चुके हैं। उसके बाद मैं बात कर लेता हूँ गुप्तकालीन कला। गुप्तकालीन कला क्या है, स्थापत्य, मूर्तिकला, चित्रकला इस युग की देन है। भूमरा नामक स्थान पर शिव मंदिर का चबूतरा, शिवलिंग ही शेष रह गए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। भूमरा नामक स्थान पर शिव मंदिर का चबूतरा और शिवलिंग ही शेष रह गए हैं, जो कि गुप्त काल का है। मूर्तियों का निर्माण सफ़ेद बलुआ पत्थर से होता था। औरंगाबाद की अजंता की गुफा किस युग की है या किस काल की है, तो जवाब होगा गुप्तकालीन कला है आपकी औरंगाबाद, जिसका वर्तमान नाम महाराष्ट्र का क्षेत्र है संभाजी नगर, वहाँ पर आपकी अजंता की गुफा, ठीक। अब उसके बाद आगे का पॉइंट आपका बताया गया है गुप्तकालीन साहित्य के बारे में। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में, चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्न रहते थे। इन नवरत्न में से कालिदास भी एक थे। कालिदास की रचनाएं पेपर में बहुत बार आ चुकी हैं, मैंने पेपर में आपको कराया भी है, क्योंकि यहाँ से 4 से 5 क्वेश्चन अब तक यूपी टेट के एग्ज़ाम में आ चुके हैं। यूपी टेट के एग्ज़ाम में 4 से 5 क्वेश्चन कालिदास जी से आ चुके हैं। इनकी रचनाएं अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम, कुमार संभवम ये भी आ चुका है। शूद्रक की रचना, मिलान वाला भी क्वेश्चन यहाँ से आ चुका है। मृच्छकटिकम शूद्रक की रचना। विशाखदत्त की रचना मुद्रा राक्षस हो जाएगी। गुप्त काल में ही रामायण महाभारत को अंतिम रूप दिया गया। जितने भी लोगों को यूपी टेट का पेपर पहली बार में क्रैक करना है, तो उनसे मैं अंतिम रूप से कहना चाहूँगा, एसएसटी का वेटेज आपका 60 नंबर का होता है, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और आपका म्यूजिक, एग्रीकल्चर, होम साइंस सब कुछ पूछा जाता है। आपको इसके लिए बिल्कुल भी परेशान होना नहीं है। आप सिर्फ
इन नोट्स को ले लो जो मैं आपको जिस माध्यम से पढ़ा रहा हूँ, जो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे। इन नोट्स को लेने के लिए आपको दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करना पड़ेगा, तो आपको नोट्स मिल जाएगा। नोट्स का प्राइस 299 रुपये है। इसका प्राइस बढ़ भी सकता है, बढ़ने से पहले आप लोग इन नोट्स को पूरा का पूरा ले लो। 4 से 5 दिन के भीतर पूरा आप लोग रिवीजन भी कर सकते हो, बहुत कम टाइम में इसका कर लोगे। और जितने भी मित्रों को सीटेट का भी एग्जाम देना है तो सीटेट का भी नोट्स मिल जाएगा। अगर आप लोग दोनों नोट्स को कॉम्बो के रूप में लेना चाहते हो तो 399 का आपको मिल जाएगा, 200 का डिस्काउंट के साथ मिल जाएगा। नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज कर लेना। कंटेंट आपके सामने है, कैसा आपको पढ़ाया जा रहा है, कहाँ से पेपर में क्या क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। कंटेंट तो मैं वही देता हूँ जहाँ से पेपर फंस सके, इधर उधर का आलतू फालतू का नहीं बताता हूँ आपको। तो गुप्त काल में ही रामायण महाभारत को अंतिम रूप प्रदान किया गया, इंपॉर्टेंट पॉइंट। उसके बाद नवरत्न में आपके आर्यभट्ट भी शामिल थे। आर्यभट्ट ने बताया कि पृथ्वी गोल है, वह सूर्य का चक्कर लगाती है, तो आर्यभट्ट ने बहुत पहले बता दिया। आर्यभट्ट वही व्यक्ति जिसने शून्य अर्थात जीरो की खोज की, और वही व्यक्ति जिसने पाई का मान 22/7, इसकी भी खोज किसने की? आर्यभट्ट जी ने की। उसके बाद बराहे मिहिर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय के दरबार में 9 रत्नों में से एक थे। विज्ञान के इतिहास के प्रथम व्यक्ति थे, यानी कि वैज्ञानिक अगर कहोगे तो बराहे मिहिर को पहला वैज्ञानिक कहोगे भारत का, जिन्होंने कहा कि कोई शक्ति ऐसी चीज है जो जमीन के साथ चिपकाए रखती है, जिसे गुरुत्वाकर्षण बोलते हैं। तो गुरुत्वाकर्षण की सबसे पहले खोज किस मतलब कि गुप्तकालीन एक व्यक्ति थे आपके बराहे मिहिर, उन्होंने करी, ये आप लोग कह सकते हो। अब चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में फायान भी आया था, चीनी बौद्ध यात्री था। फायान ने शासन व्यवस्था को अच्छा बतलाया, प्रजापालक, उदार, राज्य में चोरी ना होना, शांति होना, अहिंसा होना। पाटलिपुत्र में उसने चिकित्सालय देखा जहां मुफ्त इलाज किया जाता था। गुप्त काल में लहसुन, प्याज, शराब का सेवन नहीं किया जा सकता था। अब क्वेश्चन कैसे पूछेगा मित्र? अब क्वेश्चन पूछेगा कि गुप्त काल में यह किसका कथन है कि लहसुन, प्याज, शराब का सेवन नहीं किया जाता था? तो ये फायान चीनी यात्री का कथन है। और उसने ये भी लिख दिया कि शासन व्यवस्था बहुत अच्छी थी, राजा प्रजापालक था, राज्य में चोरी नहीं हुआ करती थी, शांति का माहौल था, कोई भी हिंसा नहीं हुआ करती थी, चिकित्सालय भी थे जिसमें लोगों का मुफ्त इलाज भी किया जाता था। ये सारी बातें किसने लिखी? तो फायान ने लिखी। ये इम्पोर्टेंट है, आपके कंटेंट में दिया गया है, ठीक है ना। तो जितने भी लोग इच्छुक हो, बाकी में पेपर को पहली प्रयास में क्रैक करना चाहते हो, कुछ हमारी सहायता से आपकी मदद हो सके, तो अवश्य आप लोग इन नोट्स को दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करके फटाक से अभी जस्ट नाउ प्राप्त कर सकते हो। उसके बाद बात कर लेते हैं पुष्यभूति वंश की। पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश, ठीक, गुप्त काल से लगभग 200 साल बाद वर्धन वंश का उदय हुआ। राजधानी थानेश्वर थी। इस वंश का प्रथम राजा प्रभाकर वर्धन था, जिसने हूणों को उत्तर पश्चिम भारत से उखाड़ फेंका, ठीक है ना। था तो पहला शासक आपका नंदीवर्धन पहला शासक कौन था? नंदीवर्धन था, लेकिन नंदीवर्धन को उतना महत्व नहीं दिया जाता था, इसलिए प्रथम राजा प्रभाकर वर्धन जो कि प्रतापी राजा था, ठीक। वहीं से शुरू करते हैं। अब हर्षवर्धन को समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट, पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन यूपी टेट के एग्जाम में आ चुके हैं, उनको बताना व्यर्थ होगा क्योंकि कंटेंट आपके सामने लिख दिया। जैसे मैंने कह दिया कन्नौज उनकी राजधानी थी, अब पेपर में आया कि हर्षवर्धन की राजधानी कौन सी थी थानेश्वर के बाद, तो कन्नौज यहाँ पर मैं बता दिया, क्वेश्चन कराने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है, ठीक है ना। तो इसलिए मैं उनको छोड़ देता हूँ, मैं आपको बता ही देता हूँ कि यहाँ से आया या नहीं आया, ठीक। अब देखो 606 से 647 हर्षवर्धन 606 में गद्दी पर बैठे। उस समय उनकी राजधानी थानेश्वर थी, बाद में कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। हर्ष स्वयं विद्वान थे, वह विद्वानों के आश्रयदाता थे। हर्ष के संस्कृत के 3 नाटक नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका। अब जो राजा हर्षवर्धन थे ना, इनकी पहले राजधानी थानेश्वर हुआ करती थी, बाद में इन्होंने कन्नौज जो कि गंगा घाटी के किनारे बसा हुआ एक शहरी क्षेत्र, कन्नौज जिसको खुशबुओं का शहर, इत्र की नगरी के नाम से भी जाना जाता है, कन्नौज का पुराना नाम कान्यकुब्ज या महोदय श्री के नाम से भी जाना जाता है।
और ये हर्ष स्वयं विद्वान था। इसने संस्कृत में 3 नाटक खुद से लिख दिए, नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका लिख दिए। अब बाण भट्ट इनका दरबारी कवि हुआ करता था, जिसने हर्षचरित लिखा और कादम्बरी, आनंद कादम्बरी रचना है इनकी बाण भट्ट की, या हर्षचरित भी इनकी रचना है। हर्षचरित जिसमें हर्षचरित जो लिखा है ये भी आपके संस्कृत में ही लिखा है। किसमें? संस्कृत में ही लिखा है। अब हर्ष के शासनकाल में चीनी यात्री हुएनसांग आया। हर्षवर्धन के काल में कौन सा आया? हुएनसांग। दोनों का आपका हा से शुरू होता है, इसलिए ट्रिक याद रखना, हुएनसांग या हुएनत्सांग कह लो, ठीक। और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में फाहियान आया। 15 वर्ष तक भारत में रहा। हर्ष का बौद्ध धर्म से लगाव था। कन्नौज में विशाल धर्मसभा बुलाई। हर्षवर्धन की बहन राजश्री था का विवाह कन्नौज के शासक गृहवर्मन से हुआ। मालवा के शासक देवगुप्त ने शशांक के साथ मिलकर गृहवर्मन की हत्या कर दी, अर्थात हर्ष के जीजा की हत्या कर दी, शशांक ने कर दी। राजश्री को बंदी बना लिया, कैद कर लिया। बाद में हर्ष ने इसको छुड़वा लिया था। हर्ष की मौत 647 ईस्वी में हो गई। 40 वर्ष तक इसने शासन किया। जितना भी हर्षवर्धन से इम्पोर्टेंट पॉइंट आपकी पाठ्य पुस्तक के अकॉर्डिंग था वो सारी चीज़ मैंने टू द पॉइंट लिख करके आपको यहाँ पर बता दी। इससे बाहर आज तक क्वेश्चन गया ही नहीं यूपी टेट के एग्ज़ाम में, ठीक। तो ये बात आपकी हो जाती है यहीं पर द एंड। अब कुछ मैं बात करूँ इम्पोर्टेंट मंदिर, दक्षिण भारत के कुछ नाटक, काव्य ग्रंथ, ठीक है ना। उत्तरी भारत के राजाओं ने कई भव्य मंदिरों का निर्माण कराया, जैसे भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर उत्तर भारत में है। चंदेल राजाओं ने शिव, विष्णु तथा जैन तीर्थंकरों को समर्पित कई मंदिर बनवाए, जिसमें खजुराहो का कंदारिया महादेव मंदिर। अब ये क्वेश्चन ना पूछा जाए तो ये हो नहीं सकता है। खजुराहो का कंदारिया महादेव मंदिर किस शासक ने बनवाया? चंदेल राजाओं ने बनवाया। सीटेट में भी 2 से 3 बार पूछा गया है, यूपी टेट में कहना ही क्या कहना। अब देखो आगे, ये समझ गए ना आप लोग। खजुराहो का मंदिर चंदेल राजाओं ने बनवाया। कोणार्क का सूर्य मंदिर गंग वंश के नरसिम्हा प्रथम के द्वारा बनवाया गया। कोणार्क का सूर्य मंदिर गंग वंश के नरसिम्हा प्रथम के द्वारा बनवाया गया। यह एक रथ के आकार का है। कोणार्क का सूर्य मंदिर, खजुराहो का मंदिर, जिसमें आपकी नग्न प्रतिमाएं भी दोनों जगह से देखने को मिलती हैं, है ना, ठीक है ना। और महात्मा गांधी एक ऐसे गांधी हुए जो कहते थे कि खजुराहो के मंदिर और कोणार्क के सूर्य मंदिर को नष्ट कर देना चाहिए या इनको ढांक देना चाहिए तिरपाल से। ये गांधी जी बोलते थे, है ना। तो बताओ गांधी का दृष्टिकोण क्या है? गांधी समझते थे कि अश्लील प्रतिमाओं को देख के समाज में अश्लीलता फैलेगी। नहीं, ये जिस उद्देश्य से बनाए गए थे मंदिर आपके खजुराहो के या कोणार्क के, जिसमें अश्लील प्रतिमाएं, संभोग करती हुई प्रतिमाएं आपकी बनाई गई हैं, उनका मतलब ये नहीं है कि इसको देख कर कि इस मेथड को समझ लो या समझ जाओ। उसका औचित्य इतना मात्र था, ठीक है ना। उससे ऊपर कैसे उठें, है ना, सेक्स से ऊपर कैसे उठें, उसका औचित्य सिर्फ इतना था। ये आपके साधना के केंद्र थे। इसको गलत नज़र से मत देखिएगा, इसको बहुत गहराई से, इसमें कुछ जुड़े रहस्य हैं। जैसे खजुराहो का मंदिर हो गया, कोणार्क का सूर्य मंदिर हो गया, ये आपके एक साधना के मंदिर हैं। साधना के मंदिर, साधना के मंदिर का मतलब आप लोग समझ जाओ। साधना के मंदिर, यहाँ पर लोग अपनी वहाँ पर साधना करते हैं जिससे कि सेक्स के ऊपर उठ सकें और परमात्मा तक ये पहुँच सकें, मोक्ष की प्राप्ति हो सके। उस उद्देश्य से इन मंदिरों का निर्माण कराया गया था। लेकिन वर्तमान के लोग हैं, ये राजनेता हैं, तुच्छ लोग हैं, जहाँ तक इनकी बुद्धि काम नहीं करती है वहाँ तक ये ऐसे काम करते हैं, है ना। जो इनका सोचना बिल्कुल ही निरर्थक है, व्यर्थ है, औचित्य ही नहीं है। ये क्या समझेंगे मंदिरों का रहस्य, है ना। उसके बाद ये बनते तो हैं बहुत नीतिवादी, लेकिन इतने भ्रष्टाचारी, इतने अश्लीलतावादी हैं जिनका कहना ही क्या कहना। उसके बाद मैं बात कर लेता हूँ आपके नाटक, काव्य और ग्रंथ की। अब यहाँ से पेपर में बहुत क्वेश्चन आए हुए हैं, आपको मैं करा भी चुका हूँ, पुराने मित्र को पता होगा। अब देखो, बाल रामायण के रचनाकार कौन है? राजशेखर हैं। किरातार्जुन के लेखक कौन है? भारवी। पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? चंद्रवरदाई। पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि कह लो चंद्रवरदाई, जिसने पृथ्वीराज रासो की रचना की है, चंद्रवरदाई, ठीक है ना।
राजतरंगड़ी 12वीं शताब्दी का इतिहास बताती है। कश्मीर का इतिहास ये लिख देता हूँ मैं, यहाँ पर बता भी चुका हूँ आपको कई बार। कश्मीर का 12वीं सदी का इतिहास कौन सी किताब बताती है? राजतरंगड़ी बताती है। कलहड़ की किताब हो जाएगी। गीत गोविंद किसकी किताब है? जयदेव की किताब है। शिशुपाल वध किसकी किताब है? माद की किताब है। अब उसके बाद कुछ युद्ध भी यहाँ पर दे दिए गए हैं शॉर्ट में। चंदावार का युद्ध 1194 में गौरी व जयचंद के बीच में। जयचंद कहाँ का राजा था? ये था कन्नौज का राजा। कहाँ का? कन्नौज का राजा। और मोहम्मद गौरी के बीच में 1194 में। तराइन का पहला युद्ध 1191 में। पृथ्वीराज चौहान गौरी। पहले युद्ध में चौहान जीते। भारत के शासकों की क्या मूर्खता रहती थी कि पहले जीत जाते थे और दुश्मन को छोड़ देते थे। जाओ बच्चू, तुम्हें आज़ाद किया, अब तुम कुछ भी उखाड़ लो। फिर ये उखाड़ना शुरू करते हैं। फिर तराइन का जैसे ही दूसरा युद्ध हुआ अगले साल आपका 1192 में पृथ्वीराज चौहान गौरी के बीच में, तो पृथ्वीराज चौहान हार गए, है ना। ये मूड रहे होंगे, इन्होंने क्यों छोड़ दिया गौरी को? पहले में मार देना था, है ना। यही तो गलती करते रहे जो इतिहास बन गया आज के दौर में। फिर ये होती है कहानी द एंड। फिर उसके बाद कुछ मंदिर और आ जाते हैं जिनको समझा देता हूँ आपको। चालुक्य राजाओं द्वारा वातापी का विरूपाक्ष मंदिर बनवाया गया। सबसे इम्पोर्टेंट मंदिर, विरूपाक्ष मंदिर कौन से शासक ने बनवाया? तो चालुक्य शासकों ने बनवाया। पल्लवों द्वारा चेन्नई के पास महाबलीपुरम मंदिर, लोकेशन भी पूछ ली जाती है, या किस वंश ने बनवाया ये भी पूछा जाता है। तो विरूपाक्ष मैंने बताया चालुक्य राजाओं के द्वारा बनवाया गया। महाबलीपुरम पल्लवों द्वारा चेन्नई के पास में बनवाया गया, है ना। जो महाबलीपुरम का मंदिर है, रथ को एक पत्थर को काट कर बनाया गया है। राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने एलोरा में कैलाश मंदिर विशाल चट्टान काटकर बनवाया। अब पिछली वीडियो में मैंने एक क्वेश्चन यूपी टेट का कराया था, यहीं से आया है कि आपका कि एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कौन से वंश ने करवाया? उत्तर आपका था राष्ट्रकूट वंश ने करवाया। अब राजा भी पूछ सकता राष्ट्रकूट के किस राजा ने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कराया? तो कृष्ण प्रथम ने कराया। बहुत इम्पोर्टेंट, जितना भी नोट्स तैयार किया गया वो इम्पोर्टेंट ही है, अनुभव के आधार पर तैयार किया गया है। इधर उधर का एक भी फालतू का कंटेंट इसमें ऐड नहीं किया गया। जितना सिलेबस में है, जितना पाठ्य पुस्तक में, उतना ऐड है इसमें। इसीलिए दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करके जल्दी से जल्दी नोट्स प्राप्त कर लो। तो ये समझ गए, चट्टान को काट करके आपका बनाया गया है। उसके बाद आगे का क्वेश्चन आपका कहता है, चोल राजाओं ने तंजौर में 14 मंजिलों वाला बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया। चोल राजाओं ने तंजौर में 14 मंजिलों का बृहदेश्वर मंदिर करवाया निर्माण। अब इनको समझो, अगर आप लोग चूक गए तो चूक गए। अब पेपर में बनता है कि 14 मंजिल वाला बृहदेश्वर मंदिर किन राजाओं ने बनवाया और कहाँ बनवाया? तो चोल राजाओं ने बनवाया, तंजौर में बनवाया। मंदिर में धातु की बनी नटराज की मूर्ति स्थापित है। अब तीसरा क्वेश्चन बनेगा, नटराज की मूर्ति किस मंदिर में धातु की बनी स्थापित है? तो बृहदेश्वर मंदिर में, जो कि तंजौर में है। चोल राजाओं ने 14 मंजिल का बनवाया। उसके बाद दक्षिण भारत के राजा शिक्षा व साहित्य प्रेमी थे। दक्षिण के जो राजा थे ये मंदिर भी बनवाते थे, शिक्षा के केंद्र भी, और पाठ्य पुस्तक आपने देख ही ली। इनका साहित्य के साथ प्रेम था, शिक्षा के साथ प्रेम था, है ना, मंदिरों के साथ प्रेम था। दक्षिण भारत में संस्कृत व तमिल के अलावा अन्य स्थानीय भाषा जैसे कन्नड़ में भी उन्नति हुई। पल्लव शासकों के समय संस्कृत भाषा की विशेष उन्नति हुई। कांचीपुरम पल्लवों की राजधानी। कांचीपुरम किनकी राजधानी है? पल्लवों की। तमिल संस्कृत के अध्ययन का केंद्र था। कांचीपुरम जो था ना, ये पल्लवों की राजधानी हुआ करती थी। उसी के साथ तमिल का, संस्कृत का अध्ययन केंद्र भी हुआ करता था। ठीक है ना। तो उसके बाद और भी पॉइंट है, इनको भी समझ लो। फिर बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप लोग छोड़ नहीं सकते हो। महान संस्कृत कवि आपके हुए कौन हुए? दंडी पल्लव। यहाँ से आया है क्वेश्चन, दंडी पल्लव ये कवि हैं। किसके कवि हैं? संस्कृत के महान कवि। नरसिंह वर्मन द्वितीय की राज्यसभा में रहा करते थे। कंबन द्वारा लिखित रामायण दक्षिण भारत में प्रसिद्ध है। ठीक। चोल वंश के राजा राजेंद्र प्रथम के पास बहुत बड़ी जल सेना थी। तो बहुत बड़ी जल सेना किसके पास थी?
तो चोल वंश के राजेंद्र प्रथम के पास, जिसकी सहायता से दक्षिणी पूर्वी एशिया के भूभागों लंका, निकोबार द्वीप, मलाया में संपर्क इन्होंने स्थापित कर लिए। जलसेना थी इनके पास, चोल वंश के राजा थे राजेंद्र प्रथम। ये मतलब कि टापू द्वीप, निकोबार द्वीप, मलाया, लंका, वहाँ पर भी पहुँच गए, वहाँ पर भी इन्होंने मंदिर बनवा दिए। जैसे कुछ हैं, पल्लवों ने सुमात्रा में अपनी बस्तियाँ स्थापित की। कंबोडिया को संस्कृत भाषा का केंद्र बनाया। कंबोडिया को संस्कृत भाषा का केंद्र बनाया। बोरोबुदुर का बौद्ध मंदिर इंडोनेशिया में यूनेस्को में शामिल है, यूपीडेट में आ भी चुका है। बोरोबुदुर का बौद्ध मंदिर कहाँ पर में है? इंडोनेशिया में है, यूनेस्को में शामिल भी है। अंकोर वाट का मंदिर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीटेट में 2 बार आया है मेरे ख्याल से, ठीक है ना। तो अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में है, यूनेस्को में भी शामिल है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब टॉपिक आपका होता है यहीं पर ख़त्म। 6 NCERT हिस्ट्री द एंड। अगली वीडियो में इस्लाम का भारत में आगमन, मध्यकालीन भारत को आपको पढ़ाया जाएगा। तब तक के लिए मस्ती के साथ अच्छे से पढ़ लेना। सारी चीज़ मैंने आपकी एक एक यहाँ पर क्लियर कर दी, कोई भी पॉइंट मैंने आपके लिए छोड़ा नहीं है। बार बार चीज़ों को दोहराते हुए मैंने सारी चीज़ आपको बताई है। अब नोट्स लेने के लिए 9696400597 इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करके नोट्स प्राप्त किया जा सकता है। नोट्स में आपको सीटेट का भी नोट्स मिल जाएगा, यूपी टेट का भी नोट्स मिल जाएगा, लेकिन कॉल तो करो यार।